हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत सारे बच्चों की ये टेक्स्ट आ रही थी कि सर आपने बताया जब डेट शीट आएगा तो आप हमें कुछ अच्छी सी स्ट्रैटेजी दोगे। क्लास 10th के बच्चों को तो आपने दे दी स्ट्रैटेजी, लेकिन हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, हम भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो सभी क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी क्यों ना हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, नॉन मैथ। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें, देखो आपके डेट शीट्स तो रिलीज हो गए। अगर हम क्लास 11th की बात करें, आपका एग्जामिनेशन 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपका इंग्लिश का पेपर पहले। एंड अगर हम बात करें क्लास 12th के बच्चों की, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से, आपका भी पहला पेपर इंग्लिश ही है, राइट। तो अब अगर हम बात करें, आपको इस साल और एक चीज बेनिफिट ये है कि देखो अगर किसी भी बच्चे का जो अभी 11th में उसको 10th में स्कोर कम आया था, तो वो अभी जो आपको 15% रिलैक्सेशन दी गई है उसके बेसिस पे अपना स्कोर बूस्ट कर सकता है, राइट। एंड सेम 12th के बच्चे जिनका 11th में स्कोर कम आया होगा वो अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बस 85% ही पेपर अटेम्प्ट करना है और सीधा का सीधा वो 100% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उससे कम आते हैं उसको उसी के हिसाब से स्केल अप किया जाएगा। अब कोई बच्चा बताएगा 85% से कम अगर मेरे ठीक हुए, तो उसको सिंपली फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो 30 मार्क्स किए मैंने, 40 मार्क्स किए मैंने, जो करेक्ट होंगे उसको 1.176 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि आपका टोटल स्कोर क्या होने वाला है, फाइनल स्कोर। एंड मैं मेन चीज बताऊं, अगर आपके क्लास 11th में अच्छे मार्क्स आते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा आगे को बूस्ट कर देता है आपके 12th क्लास के लिए। अगर आपको क्लास 11th में ही कम मार्क्स आए, एंड मेन चीज है यार, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी देख रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस होंगे ही नहीं, बट एक चीज दिमाग में रखना, मैं कोई डरा नहीं रहा, बायनवल के ट्रैप में कभी भी नहीं फंसना, क्योंकि बायनवल का ट्रैप इतना ज्यादा घटिया है, वो आप बायनवल स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो अभी जो है लास्ट का मोमेंट है, इसमें किसी भी और चीज पे ध्यान मत दो, बस पढ़ाई करने लग जाओ। बस ये महीना जो है इसमें अच्छे से अपनी मेहनत करो। अब कैसे मेहनत करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अगर आपके क्लास 11th में मार्क्स अच्छा है, क्लास 12th में भी फिर आगे को अच्छा आएंगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एंड 12th के बच्चों की बात करें, आपके तो क्लास 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मिनिमम 75% होनी चाहिए, नीट में 50% होने चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना, अगर आपका स्कोर अच्छा होता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में आपके मेरिट बेस पे देखा जाता है कि अगर इसके मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर हम सारे स्ट्रीम्स की बात करें, जैसे आपका PMSSS हो गया, ठीक है, PMSSS के लिए भी आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा सा कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो अब मैं आपको मेन 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इस चीज को अच्छे से फॉलो कर लेना इस महीने, तो आपका अच्छा स्कोर आने वाला है। बस क्या करना है, एंड तक अच्छे से फोकस के साथ वीडियो देखना। नंबर 1, हाई वेटेज चैप्टर्स। देखो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप पहली चीज ये देखेंगे कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से लिस्ट एक बना लो, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं बोल रहा है जेके बोस के हम आपको 85% सिलेबस में पेपर देंगे, वो बोल रहा है आपको 85% अटेम्प्ट करना है। सो दैट मीन्स आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, दैट मीन्स आप कोई चैप्टर ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसको स्किप कर देता हूं। आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद वहां पे आपको चॉइस मिल रही है कि कौन से 85% करने हैं, वो आप तक है। तो क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, जिनमें हाई वेटेज है, किसी का 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, ऐसे ऐसे करके एक लिस्ट बना लो। फिर ये चीज देखो कि मुझे इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, अगर 10 मार्क्स है तो ओब्वियसली ज्यादा ध्यान दोगे उस पर, तो ऐसे एक लिस्ट बना लो, उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है ज्यादा। एंड जो बाकी के चैप्टर्स भी है वो छोड़ने नहीं है, वो भी पढ़ने हैं, लेकिन इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रखना है। अब कैसे पढ़ेंगे, वन शॉट लेक्चर से पढ़ सकते हैं, आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स हो उनसे आप पढ़ सकते हो। कोई बच्चा बताएगा इंस्टेंट नोट्स, मैं बता रहा हूँ जब कयामत आएगी तब जाके इंस्टेंट नोट्स को प्रेफर करना चाहिए, अदरवाइज अपने हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करना। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स अच्छे से पढ़ने, हाई वेटेज चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना, एंड मेन चीज है एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लेना, वो मैं बता देता हूँ आगे की क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम नंबर 2 की बात करें, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे ना उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। सर क्यों? पहले आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब से कोई ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं कर रहा जेके बोस। अब से क्या 2-3 सालों से कोई भी ब्लूप्रिंट्स नहीं आ रहे आपके। उसका मतलब देखो, कोई बच्चा बताता है कि सर मॉडल पेपर्स में तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं कि आपको बताया जा रहा है कि इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप आएगा, इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप आएगा। मॉडल पेपर का मतलब है आपको पेपर पैटर्न समझाया जा रहा है कि इस पैटर्न का पेपर होगा, इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, एंड उनके कितने कितने मार्क्स होंगे। ये नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको चैप्टर में एग्जामिनेशन में भी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ जेके बोस ने सिलेबस में लिखा है हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, दैट मीन जो पेपर सेट करने वाला होगा उसके पास कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी चैप्टर में 10 मार्क्स है, वो उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का डाल सकता है, वेरी शॉर्ट में 2-3 डालेगा, फिर एमसीक्यू में भी कुछ पोर्शन उसका डालेगा, या ऐसा भी कर सकता है 10 के 10 एमसीक्यूज ही उसमें डाल दे। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब कोई बाउंड्री नहीं है तो कुछ भी डाल सकता है। दैट इज व्हाई आप कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। दैट इज व्हाई मैंने बताया था एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज जितना कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, फिर चाहे एग्जामिनर 1 मार्क्स का पूछे, 10 मार्क्स का पूछे, 20 मार्क्स का पूछे, आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग
होना चाहिए कि भाई पूछ लो जो पूछना है, मैं 20 मार्क्स का भी आंसर दे दूंगा, मैं 50 मार्क्स का भी आंसर दे दूंगा, ठीक है। ऐसी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आप में, तभी जाके बच्चा अच्छा स्कोर करता है। नंबर 3 इज डेली टारगेट्स। देखो जब भी कोई टॉपर होता है ना, वो डेली टारगेट्स पे फोकस करता है। वो ऐसा नहीं रखता कि मुझे 7 बजे पढ़ना है, 8 बजे पढ़ना है या कुछ पढ़ना है। जैसे हम टाइम टेबल की भी बात करें, मैं इन 2 पॉइंट्स को क्लब करता हूँ, डेली टारगेट्स एंड टाइम टेबल, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेली टारगेट्स आपको ऐसे सेट करने, अगर मेरे फिजिक्स में एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स है, मैं आज 2 पढ़ के ही रहूंगा तभी जाके सोऊंगा, ठीक है। ये होता है डेली टारगेट। ऐसा नहीं कि आज मैं 8 बजे ये चैप्टर पढ़ूंगा, ठीक है, आज मैं 10 बजे वो चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। बस आपको दिन का टारगेट रखना है, डेली टारगेट मैंने बताया है। दैट मीन्स कि अगर आपका कुछ भी फॉर एग्जाम्पल गोल है, आप रखो मुझे केमिस्ट्री में आज 1 चैप्टर पढ़ना है, 1 शॉट से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। आप ये जब टारगेट्स रखोगे ना, आपका दिमाग भी उसी वे में काम करना स्टार्ट करेगा कि नहीं भाई इसको तो ऐसे ही पढ़वाना है। चाहे फिर कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास अपने नोट्स हो, मुझे नोट से ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो वो जब डेली टारगेट आप रखोगे आपको नींद नहीं आएगी तब तक, इफ यू आर सीरियस, ठीक है। बाकी रही बात टाइम टेबल की, मतलब नंबर 4 पॉइंट, टाइम टेबल भी बच्चे ऐसे बनाते हैं, मतलब वो शाल दलील लिखते हैं उसमें, राइट। ये शाल दलील वर्ड तो मेरा फेमस ही हो गया बच्चों में, ठीक है। तो शाल दलील जो है, शाल दलील जितना आप लिखोगे ना टाइम टेबल में, मुझे 7 बजे उठना है, 8 बजे ब्रश करना है, 9 बजे ये करना है, 9:10 मुझे डोरेमोन देखना है, फिर छोटा भीम देखना है, तो ऐसा वैसा कुछ अगर आप बनाओगे वो कभी भी फॉलो नहीं होने वाला, ठीक है। तो कैसा टाइम टेबल बनाना है फिर सर? सिंपली एक पेपर ले लो, वहां पे लिख लो डेली एक्टिविटीज, एंड फिर क्या लिखना है, स्टडी, क्लासेस, स्लीप एंड रिमेनिंग एक्टिविटीज। बस इसमें अपना टाइम टेबल डिवाइड कर लो, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप खुद से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर इससे क्या होगा, इससे आपको ये चीज होगी कि अच्छा मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ने, तो आपने दिमाग को एक टारगेट दे दिया कि भाई मुझे एनी हाउ आज 6 घंटे पढ़ने। ये नहीं बोला दिमाग को कि कितने बजे पढ़ना है, दिमाग आपको फोर्स करेगा कि आपको पढ़ना है बच्चा, ठीक है। तो इस वे में आप टाइम टेबल को सेट करोगे तभी जाके कुछ ना कुछ होने वाला है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड डोंट कंपेयर। सर इसका मतलब क्या है? देखो पहले ही मैं बताऊं कि अभी के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं उनको खत्म करने की कोशिश करो। अगर खत्म नहीं कर पा रहे उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अगर कोई सोशल मीडिया चला रहा है, किसी का ये प्लान है कि मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ूंगा, फिर एक नोटिफिकेशन आती है फिजिक्स के बदले वो रील्स का एक चैप्टर पढ़ने लगता है, फिर 1 घंटे बाद याद आता है कि अरे यार मुझे तो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना था। तो ऐसी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको पता है कि आप किन डिस्ट्रैक्शंस से अभी गुजर रहे हो, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे एटलीस्ट उनको मिनिमाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी रही बात डोंट कंपेयर की, देखो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स, खासकर देखो फ्रेंड्स को तो मुझे लगता है ब्लॉक ही रख दो इस एग्जामिनेशन टाइम में, जब तक एग्जामिनेशन खत्म ना हो, इवन रिजल्ट तक भी ब्लॉक ही रख दो, ठीक है। उनको मतलब फिर एंड में सीधा रिजल्ट ही दिखा दो, देखो भाई बहन जो आपको बताना था अब बता दो, ठीक है, रिजल्ट के बाद। क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब? बिकॉज जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना, फ्रेंड्स एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे। या कोई भी रिश्तेदार वगैरह, किसी से ये मत शेयर करो मैंने कितना पढ़ा, मैंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, मैंने क्या किया, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ये सब किसी से भी शेयर मत करो। जो है अपने तक रखो, फिर जो शोर होगा वो आपका रिजल्ट ही करेगा। तो क्या करना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज जब आप फ्रेंड से बात करोगे, मैं ऐसे बताऊं मैंने इतना पढ़ा, वो बताएगा वहां से मैंने इतना पढ़ा, तो हो गए वहीं पे डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली अपने काम पे ध्यान देना है। हर एक इंसान अपनी अपनी पेस से चलता है, हर एक इंसान का ऊपर वाले ने रोड मैप पहले ही बना के रखा है कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा होगा, कितनी ग्रोथ इसकी हुई होगी, ये सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा होता है। बस हमें हरकत करनी होती है, हमारे कामों में बरकत खुद ही हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर कर ले, खुद को कंपेयर नहीं करेंगे। मेक श्योर कर ले किसी के साथ भी आप कुछ भी अपना शेयर नहीं करेंगे कि मैंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहां से पढ़ा, ठीक है। तो ये रही इन मेन पॉइंट्स की बात। आई होप आप सब इन मेन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे एंड साथ ही साथ PYQs को भी कर लेना ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़े। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत ही तगड़ा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि अब 15% रिलैक्सेशन भी आई है, तो इस चीज का अच्छे से बेनिफिट उठा लेना। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें रिजल्ट परसेंटेज, ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज JK बोस की इंक्रीज करनी है। तो कौन कौन मेरे साथ है वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि यस आकिब सर आई एम विद यू, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।